आज के इस विश्लेषण में हम सीधे राजस्थान की एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी भयानक फिल्म जैसी लगती है। पर दरअसल ये उन 3 नौजवानों की सच्ची कहानी है जिनकी जिंदगी एक अनजाने खौफ ने हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी घटना का रिकंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि पिछले 15 दिनों से मैं तुम्हें बचा रही हूं, जितना जल्दी हो सकता है तुम यहां से चली जाओ। ये अल्फाज, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी किसी आम इंसान की नहीं थी। लेकिन सवाल ये है कि ये आवाज आई कहाँ से और इन 3 भाइयों को आखिर किस चीज से बचाया जा रहा था। यही इस पूरे किस्से का सबसे बड़ा राज है। भाग 1, मनहूस घर में प्रवेश। एक आम शुरुआत जो दुस्वप्न बन गई। आइए देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई की एक बिल्कुल आम सी शुरुआत आखिर एक भयानक सपने में कैसे बदल गई। अब शुरुआत में ही देखा जाए तो खतरे के निशान बिल्कुल साफ थे। रीट परीक्षा की तैयारी के लिए इन तीनों कजिन भाइयों ने शहर के शोर शराबे से दूर एक 2 BHK किराए पर लिया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि मकान मालिक ने उन्हें सिर्फ चाबियां पकड़ा दी और खुद ऊपर वाले फ्लोर पर आने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति उस घर में खाना बनाने को राजी नहीं हुआ। मतलब वहाँ के लोग पहले से ही जानते थे कि उस जगह के साथ कुछ तो बहुत गलत है। और वहाँ का माहौल कैसा था? कमरे के बाहर तो सब बिल्कुल सामान्य और शांत था, लेकिन जैसे ही कोई अंदर कदम रखता, अचानक एक अजीब सी घुटन होने लगती। आदित्य ने खुद बताया कि उस कमरे की दहलीज पार करना ऐसा था जैसे किसी दूसरे ही आयाम में, किसी भारी और उदास दुनिया में कदम रखना। और ये सिर्फ कोई दिमागी वहम नहीं था, चीजें असल में बदल रही थी। बिना बारिश के भी वहां चारों तरफ गीली मिट्टी या सीलन की बहुत तेज महक आती थी। सोते वक्त सीने पर एक अजीब सा भारीपन लगता था, जैसे दम घुट रहा हो। और सबसे डराने वाली बात, जो बर्तन रात को धोकर रखे जाते थे वो रहस्यमयी तरीके से सुबह तक फर्श पर बिखरे और गंदे मिलते थे। अचानक से मन में निराशा और अपनी जान लेने जैसे भयानक ख्याल आने लगते थे। ये सब इस बात का पक्का सबूत था कि वहां उनके अलावा भी कोई मौजूद था। भाग 2, खौफनाक सपनों की शुरुआत और छत पर अनजानी मौजूदगी। जब डर हकीकत में बदल गया, अब ये मानसिक दबाव धीरे धीरे हकीकत की हदें पार करने लगा था। एक रात थकान मिटाने के लिए इन्होंने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी और वहीं से सब बदल गया। हुआ कुछ यूं कि आदित्य अकेले सिगरेट पीने के लिए उस अंधेरी छत पर गया। वहां उसने अचानक देखा कि एक कोने में एक अजीब सा बच्चा बिल्कुल चुपचाप खड़ा है। वो थोड़ा घबराया और जैसे ही मुड़कर दूसरी तरफ देखा, वहां एक अनजान औरत खड़ी थी। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पलक झपकते ही वो दोनों आकृतियां हवा में गायब हो गईं। सोचिए, एकदम सामने से ऐसा कुछ देखना कैसा लगता होगा। खैर, वो सिर्फ एक झलक नहीं थी, बल्कि एक खुली धमकी थी। उसी रात आदित्य को एक बहुत ही स्पष्ट और डरावना सपना आया। उसमें एक गुस्से से भरे साये ने उससे कहा, तुमने छत पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये आवाज इतनी असली थी कि आदित्य पसीने से लथपथ होकर नींद से जाग गया। अब एक बहुत ही खौफनाक सवाल ध्यान में आता है, जिससे किसी की भी रूह कांप सकती है। एक बार आदित्य ने अपने दोनों भाइयों को घर के बाहर से आते देखा। तो अगर दोनों भाई बाहर थे, तो ठीक उसी वक्त अंदर बाथरूम का शावर किसने चालू किया था? पूरा बाथरूम पानी से भीगा हुआ था। ये इस बात की पक्की मोहर थी कि उस घर में कोई चौथा मौजूद था। भाग 3, नमन पर रूहानी कब्जा। एक भाई का खौफनाक बदलाव। अब बात सिर्फ आवाज़ों या परछाइयों तक नहीं रुकी थी। उन अनजानी ताकतों ने सीधे इनके शरीर पर हमला करना शुरू कर दिया था। आदित्य अपना ज्यादा वक्त पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी में बिताने लगा, लेकिन उसका भाई नमन घर पर अकेला रहता था। और यही सबसे बड़ी चूक थी। उस अनदेखी ताकत को अब एक जरिया मिल गया था। नमन का अपना स्वभाव पूरी तरह से गायब हो चुका था। वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल रहती थी और उसके अंदर किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा अमानवीय ताकत आ गई थी। एक बार तो उसने अपने बड़े भाई राघव की गर्दन इतनी जोर से दबोच ली कि उसकी सांसें ही अटकने लगी। वो नमन था ही नहीं। और जरा इस बात पर गौर कीजिए, 3 किलो। एक दिन नमन ने अकेले एक ही बार में 3 किलो मांस पूरी तरह से खा लिया।
एक आम इंसान के लिए इतना खाना शारीरिक रूप से बिल्कुल नामुमकिन है। ये साफ दिखा रहा था कि नमन के अंदर की वो भूख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि उस रूहानी शक्ति की थी जिसने उस पर कब्जा कर लिया था। फिर आई वो आखिरी सबसे भयानक रात। आधी रात को उनके बेडरूम के दरवाजे पर जोर जोर से लगातार खटखटाहट शुरू हो गई। 1 बजे आदित्य को छत के पंखे से लटकती हुई एक बेहद डरावनी लाश का भ्रम हुआ। 2 बजते बजते कब्जे में आया नमन अजीब तरीके से पहले रोने लगा और फिर अचानक एक राक्षस की तरह हंसने लगा। और रात के 3 बजे तक हालत ये थी कि आदित्य और राघव डर के मारे एक ही कंबल के नीचे छुपे थे, घबराहट में लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। वो अलौकिक शक्तियां उनसे कुछ ही इंच की दूरी पर घूम रही थीं। भाग 4 कुल देवी और गुरुजी की मदद, आध्यात्मिक संरक्षण का हस्तक्षेप। ऐसे वक्त में जब बचाव का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तभी एक गहरा आध्यात्मिक हस्तक्षेप हुआ जिसने इस खौफनाक दौर की दिशा ही बदल दी। हमारी भारतीय संस्कृति में कुल देवी को परिवार की पैतृक रक्षक माना जाता है। आदित्य के परिवार की मान्यता के अनुसार वो सपने में एक छोटी लड़की के रूप में आकर आने वाले खतरे से आगाह करती हैं, और अगली सुबह आदित्य को वो दिव्य चेतावनी मिली जिससे ये साफ हो गया कि पिछले 15 दिनों से वो अदृश्य रक्षक शक्ति ही इन लड़कों को उन काली ताकतों से बचा रही थी। ये वही कन्या थी जिसने सपने में चेतावनी दी थी कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अब अपने भाई नमन को वहां से जिंदा बाहर निकालने के लिए एक बेहद हताश कर देने वाला प्लान बनाया गया। ये अचूक प्लान किसी और ने नहीं, बल्कि नीचे रहने वाले उसी डरे हुए मकान मालिक ने सुझाया था। उन्होंने भारी मात्रा में नॉन-वेज खाना मंगवाया, उसमें नींद की गोलियों का एक भारी डोज मिला दिया और नमन को खिला दिया। उसके बेहोश होने के लिए 20 मिनट का इंतजार किया गया, और जैसे ही वो गिरा, दोनों भाई उसे गाड़ी में डालकर तुरंत अपने होम टाउन की तरफ भाग निकले। भाग 5 सुमेर सिंह का सच, उस रूह का असली चेहरा। अपने होम टाउन वापस पहुंचने के बाद परिवार ने एक गुरुजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली अनुष्ठान यानी पूजा शुरू की। यही वो पल था जब उस शक्ति का असली पर्दाफाश हुआ। उस पूजा के दौरान जो हुआ ना, वो किसी का भी दिमाग हिला देगा। नमन को इतनी नींद की गोलियां दी गई थीं कि कोई आम इंसान 15 घंटे तक सोता रहे, लेकिन मेडिकल साइंस को धत्ता बताते हुए वो पूजा के बीच हिंसक रूप से जाग गया। वो उठकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने लगा। उस एक अकेले लड़की को शारीरिक रूप से काबू करने के लिए 6 हट्टे-कट्टे आदमियों की जरूरत पड़ गई। एक दफा के लिए सोचिए, उस नकारात्मक ऊर्जा में आखिर कितना जोर था। और तब उसी अवस्था में उस रूह ने आखिरकार अपना खौफनाक कबूलनामा दे ही दिया। उसने चिल्लाकर कहा, ये मेरा घर है, मैं सुमेर सिंह हूँ। मैं इन तीनों को मार चुका होता, लेकिन कोई लड़की है जो बार बार इनको बचाने आ जाती है। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कुल देवी की उस दिव्य सुरक्षा के बिना वो तीनों कभी जीवित नहीं बच पाते। इस पूरी घटना के बाद उस घर का सबसे काला सच निकलकर सामने आया। नीचे वाले मकान मालिक ने आखिरकार मान ही लिया कि उस ऊपर वाले हिस्से में एक परिवार रहता था, एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा। उनमें लगातार भयंकर झगड़े होते थे और आखिर में उस पूरे परिवार ने उसी घर के अंदर दुखद रूप से अपनी जान ले ली थी। आदित्य को छत पर जो बच्चे और औरत की आकृतियां दिखी थीं, दरअसल वो उसी बर्बाद हो चुके परिवार की फंसी हुई आत्माएं थीं जो अब भी वहीं भटक रही थीं। पर इन सब के बाद एक आखिरी और बेहद डरावना सवाल दिमाग में गूंजता रहता है। जब आदित्य और राघव गुरुजी के कहे अनुसार आखिरी बार एक रक्षक मटका वापस उस घर में रखने गए, तब उन्हें पीछे से एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई दी जो उनसे पलटकर देखने की मिन्नतें कर रहा था। गुरुजी ने सख्त नियम बताया था कि चाहे जो हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर उस पल उन्होंने नियम तोड़कर पीछे मुड़कर देख लिया होता, तो क्या वो वहां से कभी बच पाते, या वो भी उसी सुमेर सिंह के मनहूस घर का हिस्सा बनकर रह जाते? ये सोचना भी अपने आप में कंपा देने वाला है।